हेलो गर्ल्स, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 की एक बहुत ही सुंदर कविता जिसकी रचना की है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो आज की हमारी कविता का नाम है शाम एक किसान। ठीक है, तो जैसा कि कविता के नाम से हमको विदित हो रहा है कि किसी सुनहनी सी शाम के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने जिन जिन चीजों को कवर किया है उसका परिचय मैं आपको दे दूं। ये है पहाड़, है ना, फिर ये है बादल या आसमान, और ये है मोर यानी पिकॉक, और ये है लाल लाल पलाश के वृक्ष। पलाश जो होता है वो एक फूल होता है। पलाश के फूल लाल रंग के होते हैं जिनके रंगों से होली भी खेली जाती है। तो ये पलाश के पेड़ हैं, ये पहाड़ है, और ये है सन। सन माने सूरज। ठीक है, तो हम हमारी कविता का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं। तो कवि ने इस कविता में एक बहुत सुंदर से मौसम जाड़े के बारे में वर्णन किया है। जाड़ा मतलब ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम। ठीक है, तो कवि ये कहता है कि सर्दी के मौसम में एक किसान जो है वो ठंड से ठिठुरकर सिकुड़कर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कवि ने ये जो पहाड़ है, पहाड़ को एक किसान के रूप में बताया है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं तो इसका फेस कैसा लग रहा है, जैसे कि कोई किसान बैठा हुआ है। और उसने क्या कर रखा है, आपने बुक तो सामने रखी है ना, क्योंकि बुक और पेंसिल नहीं रखोगे तब तक तो चैप्टर समझने में मजा ही नहीं आएगा। मैं आपको शुरू की 4 लाइन समझा रही हूँ। ठीक है, अभी भी आप बुक हाथ में ले सकते हैं और पेंसिल ले सकते हैं। ये पहाड़ है और पहाड़ रूपी किसान ने ये बादल या आसमान रूपी साफा बांध रखा है। आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है बादल जो है अपनी आकृति को बदलते रहते हैं। जब पानी के बादल चलते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि वो भेड़ जैसे दिख रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है कि हाथी के झुंड हैं, कभी ऐसा लग रहा है कि रुई का गोला है, अलग अलग शेप में। और नहीं तो आप जब भी अभी बादल आते हैं आजकल में, आप आसमान में जाके देखो चलते हुए बादलों को, आपको अलग अलग आकृति दिखेगी। मेरे पास तो एक बार व्हाट्सएप पे ऐसे पिक आया था कि बादलों ने भगवान शिव का रूप ले लिया है, और मेरे पास मैसेज आया था कि आगे आप 10 लोगों को भेजो। तो ऐसा होता है कि बादल जो है अपनी आकृति बदलते रहते हैं। और इसी तरह से एक जो कवि ने जब कविता लिखी तब उसने किसी पहाड़ को देखा होगा, पर्वत को देखा होगा, उसके ऊपर से बादल जा रहे थे तो उसको ऐसा लगा कि पहाड़ रूपी किसान ने बादल रूपी साफा बांध रखा है। तो यहाँ पर रूपी मतलब किसान किसको कहा है, पहाड़ को, और साफा किसको कहा है, बादल को। तो क्या ये साफा है, क्या ये किसान है? नहीं है, इसको मान लिया है। तो इसको बोलते हैं हम मानवीकरण, कि जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीजों में जब हम किसी सजीव चीजों की कल्पना करते हैं तो हम उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब विशेष पूछेंगे आपसे तो आप बताएंगे कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ के सामने जो पलाश के जंगल है, पलाश है, पलाश एक लाल कलर का फूल होता है, और पलाश का रंग जो लाल कलर का होता है, तो जब पलाश के जो जंगल है तो दूर से जब लाल लाल बहुत सारे सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में फूल दिखेंगे तो कैसा लगेगा, जैसे जंगल में आग लग गई हो। बहुत सारे ऐसे, बस बिल्कुल एक पेड़ आप देखोगे ना, पूरे इतने रेड रेड कलर के फूल होते हैं। तो ऐसा एक पेड़, 2 पेड़, अनेक पेड़, और अनेक पेड़ों से जब पलाश का जंगल बनता है तो दूर से देखने वाले को ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई हो। तो पहाड़ रूपी किसान के सामने जो पलाश के जो लाल लाल दहकते हुए फूल है, जंगल है, वो ऐसा लग रहा है कि आग लग गई है। तो कल्पना ऐसी की जा रही है कि ये जो किसान है वो जाड़े में
लाल लाल दहकते हुए जंगलों से आग सेक रहा है। हम लोग भी अलाव लगाते हैं जब जाड़े की ठंड आती है, तो हम ठंड में अलाव जलाकर सेकते तापते हैं ना। तो जस्ट लाइक दैट कि पहाड़ जो है वो आग की गर्मी को ताप रहे हैं। फिर ऐसा लग रहा है ये जो पहाड़ पे से ये जो नदी बहती हुई आ रही है, तो यहाँ पर नीचे क्या है, पहाड़ रूपी किसान का घुटना है। तो कवि ये कहता है कि जो पहाड़ रूपी किसान है उसने नदी रूपी चादर, आप कल्पना करो, मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ आप इमेजिन करो कि किसी के पहाड़ के ऊपर से, आधे पहाड़ के ऊपर से नदी बहती हुई जा रही है, तो ऐसा लग रहा है नदी तो सफेद चादर सी होती है, बिल्कुल उछलती कूदती बहती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने क्या कर रखा है, चादर सी ओढ़ रखी है। तभी क्या होता है कि ये मोर जो है आवाज लगाता है, सुनते हो, है ना। क्या आवाज लगाई मोर ने, सुनते हो। अभी मान लो कि आप बहुत कंसंट्रेट होकर वीडियो देख रहे हो और एकदम से जोर से आकर आपकी मम्मा आवाज लगाती है कि मैंने 2 आवाज दी, सुनती नहीं है, सुन रही है कि नहीं सुन रही है, तो एकदम से आपके हाथ में से मोबाइल गिर जाएगा, या आपके हाथ में मोबाइल बुक होगी, पेंसिल होगी तो वो गिर जाएगी। होता है ना अचानक से कि हम टीवी पर कंसंट्रेट करके एकाग्रता से मग्न होकर हम कोई सीरियल या कोई भी एपिसोड देखते और एकदम से कोई आता, ओ मैं डर गई ना एकदम से, ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो जस्ट बिल्कुल उसके जैसा कि जैसे ही मोर ने आवाज लगाई, सुनते हो, और अचानक से इस किसान को ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज लगाई, और ये किसान क्या कर रहा था, क्या दिख रहा है आपको, सूरज। तो देखो पहाड़ के, 2 पहाड़ों के बीच में सूरज है, तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि ये पहाड़ जो है वो सूरज की चिलम पी रहा है। ऐसे चिलम पीते हैं ना सिगार, सिगार में क्या होता है, ऐसे सिगार का पाइप होता है और ऊपर लाल 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 अंगारे, दहकते हुए कोयले के अंगारे होते हैं। फिर ऐसे जोर से ऐसे कश लगाते हैं तो धुआं अंदर जाता है, तो सिगार जलती रहती है। तो देखो आपको ऐसे लग रहा है ना पहाड़ के सामने जो सूरज है, तो सूरज से कैसे लग रहा है आपको कि चिलम, ये जो चिलम है और चिलम में सूरज के अंगारे हैं, और ये जो किसान है वो क्या कर रहा है, चिलम के कश लगा रहा है। तो जैसे ही ये मोर आवाज लगाता है, सुनते हो, तो वैसे ही क्या होता है, अचानक से किसी सोच में पड़े हुए इस पहाड़ रूपी किसान की चिलम जो है वो औंधी गिर जाती है, औंधी पड़ जाती है। तो आपने कभी देखा है कि जैसे माचिस आपके हाथ में जल रही है और गिर गई, तो माचिस क्या होता है, क्या होता है, माचिस बुझ जाती है। और माचिस बुझ जाती है तो एट द टाइम क्या होता है, कुछ तो होता है जली हुई बुझी हुई माचिस पे, हाँ इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करके धुआं निकलता है। नहीं हो तो आप देख लेना कभी, लेकिन अकेले नहीं करना माचिस का खेल। तो ऐसा लगता है कि जैसे ही मोर ने आवाज लगाई, सुनते हो, वैसे ही किसान रूपी पहाड़ की जो सूरज रूपी चिलम है वो औंधी गिर गई, और औंधी गिरने से क्या हुआ, धुआं निकला। तो जब धुआं निकला मतलब काला काला धुआं निकला, तो उस काले काले अंधेरे को क्या बोला है, शाम ढल गई और रात होने आई। उस अंधेरे की तुलना रात से की है। तो मजा आ रहा है ना। तो यहाँ पर हर चीज की उपमा दी है, धुएं की उपमा की, उपमा है ना तुलना की है रात से। तो यहाँ पर जो है जैसे ही सूरज जो है पश्चिम में डूबता है, तो क्या होता है, सूरज पश्चिम में ही डूबता है, पूर्व से उदय होता है। तो जब सूरज पश्चिम में डूबता है तो पूर्व दिशा में अंधेरा छा जाता है, और ऐसा लगता है यहाँ पर पूर्व दिशा में अंधेरे का जो है, वहां पर ऐसा कवि ने बोला है कि ऐसा लग रहा है कि पूर्व दिशा में भेड़ों का गल्ला जा रहा है। भेड़ों का गल्ला मतलब भेड़ों का झुंड, समझ आया। तो अभी आप एक बार पूरी बुक में कविता पढ़ेंगे, आप कविता पढ़े, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए पहाड़ रूपी किसान को जाड़े की ठंड में पलाश के दहकते हुए जंगल से सेकते हुए
में बताया है और ये बताया है कि पहाड़ से जो नदी बह रही है वो ऐसा लग रहा है कि किसान के घुटनों पर सफेद चादर सी ओढ़ी गई है और ये सूरज रूपी अंगारे जो है किसान चिलम में भरकर पी रहा है। तभी मोर आवाज लगाता है, सुनते हो, और इस आवाज को सुनकर किसान की तंद्रा भंग होती है और ये जो चिलम है जो गिर जाती है और एकदम धुआं सा उठता है, अंधेरा होता है, अर्थात रात हो जाती है। तो इस कविता में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम से लेकर रात तक का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और उपमा अलंकार भी है। तो आपको कैसे लगी कविता और प्रकृति का ये चित्रण? सुंदर ना? हाँ, तो अब आप एक काम करेंगे, फिर से इसको पढ़ेंगे और व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।